इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां दुनिया के बीचों बीच फैला हुआ था एक सफेद बर्फीला नरक। एक ऐसा व्हाइट वेस्टलैंड जहां हर तरफ सिर्फ मौत घूमती थी। यहां खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे, विशाल सफेद सांप, ग्रिजली ग्रे भालू और यहां तक कि पंखों वाले विशाल चूहे भी। लेकिन इन सब से भी ज्यादा खतरनाक थे वो बारबेरियंस, जिनका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं इस दुनिया का एक सम्राट कभी इस बर्फीले नरक में गया था। वो अकेला इंसान था जो वहां से जिंदा वापस लौटा, और वापस आने के बाद उसने लोगों से सिर्फ एक बात कही, इस जगह के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स वो जानवर नहीं बल्कि यहां रहने वाले बारबेरियंस हैं। सीन बदलता है। कुछ बारबेरियंस बर्फीले मैदान में घूमते हुए मॉन्स्टर्स को बीच से चीर रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो उन सब से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था काटाल। काटाल बाकी बारबेरियंस को देखकर चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर मुझे कब तक इन बेवकूफों के साथ रहना पड़ेगा। तभी एक फीमेल बारबेरियन उसके पास आकर मुंह से लार टपकाते हुए पूछती है, ये इग्नोरेंस खाने की चीज है क्या? काटाल अपना माथा पकड़ लेता है। वो उन सबको एक खास मॉन्स्टर खाने से मना करता है क्योंकि वो जहरीला हो सकता था। लेकिन बाकी बारबेरियंस पूरा मॉन्स्टर ही खा जाते हैं और डरने की बजाय खुशी से चिल्लाने लगते हैं, वाह कितना नोबल चैलेंज है। तभी गंजा बारबेरियन ग्रेटा अचानक उल्टियां करने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। एक फीमेल बारबेरियन घबराकर उसके पास भागती है और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है, संभाल खुद को। लेकिन काटाल बस दूर खड़ा ये सब देखता रहता है क्योंकि वो कभी बारबेरियन बनना ही नहीं चाहता था। असल में वो इस दुनिया का था ही नहीं। पहले वो पृथ्वी पर रहता था, एक पागल ओटाकू जिसे फैंटेसी दुनिया से हद से ज्यादा प्यार था। एक दिन गुस्से में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, धरती के सबसे खतरनाक हिस्सों तक गया, यहां तक कि दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। लेकिन आखिर में उसे समझ आ गया, रियलिटी और फैंटेसी दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हर रात सोने से पहले वो एक ही प्रार्थना करता था, काश मैं किसी मैजिकल दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाऊं। और फिर एक दिन नामुमकिन सच में हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को एक बर्फीले मैदान में पड़ा हुआ पाता है। उसका शरीर बदल चुका था। अब वो इंसान नहीं रहा था बल्कि उन्हीं खतरनाक एशियन बारबेरियंस में से एक बन चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन सोचने का भी वक्त नहीं था क्योंकि इस जमी हुई मौत की दुनिया में हर दिन सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा युद्ध था। हर तरफ मॉन्स्टर्स थे, हर रात मौत सामने खड़ी रहती थी, और इन्हीं हालातों में काटाल ने उन बेवकूफ बारबेरियंस को इकट्ठा किया, एक क्लैन बनाया और खुद उनका लीडर बन गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसने इस बर्फीले नरक से भागने के अनगिनत तरीके ढूंढे, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। फिर एक दिन अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ, क्वेस्ट अवेलेबल। उस पैनल ने कहा, अगर वो सारे क्वेस्ट पूरे कर ले तो आखिरकार इस जमी हुई नरक जैसी जगह से बाहर निकल सकता है। उस पल के बाद से काटाल के अंदर जीने की एक नई वजह पैदा हो गई। उसे हमेशा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहां कैद करके रखे हुए है। लेकिन अब पहली बार उसे उम्मीद दिखाई दी। सालों के दौरान कई आउटसाइडर्स गलती से इस वेस्टलैंड में आए और उन्हीं से काटाल को पता चला कि इस बर्फीले नरक के बाहर सच में एक फैंटेसी दुनिया मौजूद है। मैजिक, माना, नाइट्स, हीरोज, सब कुछ असली था। ये जानने के बाद काटाल और भी ज्यादा पागलों की तरह क्वेस्ट क्लियर करने लगा, क्योंकि अब उसके पास जीने का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर यहां से बाहर निकलना। सीन फिर बदलता है। एक नोबल फैमिली की कैरेज उसी बर्फीले वेस्टलैंड से गुजर रही थी। साथ में कुछ मर्सिनरीज भी थे। एक आदमी कांपते हुए बोलता है, यह जगह तो हमें मार डालेगी। तभी उनका ब्लॉन्ड और मस्कुलर कैप्टन गुस्से में जवाब देता है, ज्यादा ठंड लग रही है तो और कपड़े पहन ले। दूसरा आदमी शिकायत करता है कि इतनी बड़ी रकम भी इस मौत भरे रास्ते के लायक नहीं है। लेकिन कैप्टन उन्हें याद दिलाता है कि सबने खुद ये मिशन चुना था। कैरेज के अंदर अकाशा फैमिली की नोबल लेडी मेलिना बैठी थी।
उसका बटलर उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। मेलिना शांत आवाज में हाँ कहती है। तभी बाहर से एक गार्ड फिर शिकायत करता है कि वो ठंड से मर जाएगा। बटलर गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेलिना उसे रोक देती है। वो कहती है, उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, यहां तक कि वो उन्हें थोड़ी देर अंदर आने देने को भी कहती है। लेकिन बटलर साफ मना कर देता है। फिर वो धीरे धीरे उस पुराने सम्राट की कहानी सुनाता है, कैसे वो हजारों सैनिकों के साथ इस बर्फीले नरक को जीतने आया था, लेकिन कई साल बाद वो अकेला वापस लौटा। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी और उसकी आंखों में पागलपन। उसने कहा था, इस जगह के मॉन्स्टर्स खतरनाक हैं, लेकिन असली डर बारबेरियंस हैं। मेलिना धीरे से जवाब देती है, लेकिन उस सम्राट की कही कई बातें सच साबित हो चुकी हैं। वो बताती है कि सम्राट जिन मॉन्स्टर्स का जिक्र करता था, उनमें से कई सच में इस जगह पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक किसी ने असली बारबेरियन नहीं देखा था। तभी अचानक कैप्टन सबको रुकने को कहता है। दूर बर्फ के बीच कोई उनकी तरफ आ रहा था। कैप्टन गंभीर आवाज में बोलता है, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि वो चीज छोटी है, और बुरी खबर, मुझे नहीं पता वो इंसान है या उस लेजेंड का बारबेरियन। कुछ ही सेकंड बाद वो शख्स उनके सामने आकर रुक जाता है। राख जैसे बाल, विशाल शरीर और आंखों में अजीब सी शांति। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, तो आखिरकार मुझे कुछ आउटसाइडर्स मिल ही गए। सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं, लेकिन वो बारबेरियन आराम से पूछता है, क्या ये मर्चेंट कैरेज है और तुम लोग इसके गार्ड्स हो? कैप्टन धीरे से हां कहता है। तब वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तो फिर वापस लौट जाओ, हालांकि मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इसके बाद वो ऐसा कुछ कहता है जिससे सब दंग रह जाते हैं। वैसे क्या तुम लोग मुझे भी मर्सिनरी की तरह हायर करोगे? कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम जाता है। लेजेंडरी बारबेरियन खुद नौकरी मांग रहा था। कैप्टन अविश्वास से पूछता है, तुम हमारी मदद करना चाहते हो? तब काटाल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैं दुश्मन होता तो अब तक तुम सबकी कब्र बन चुकी होती। यह सुनते ही सबकी रीढ़ में ठंड उतर जाती है। फिर कैप्टन मेलिना से आदेश मांगता है। मेलिना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उसे हायर कर लो। यह सुनते ही सारे मर्सिनरीज घबरा जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। काटाल मुस्कुराते हुए कैरेज के अंदर बैठ जाता है। बेचारा बटलर उसके बगल में बैठकर कांप रहा था। काटाल आराम से बोलता है, आराम से बैठो, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं। मेलिना हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। काटाल तुरंत नोटिस करता है कि कैरेज अंदर से गर्म है। जब वो इसका कारण पूछता है, मेलिना बताती है कि यह सब मैजिक की वजह से संभव है। मैजिक का नाम सुनते ही काटाल की आंखें चमक उठती हैं। उसका अंदर का ओटाकू पूरी तरह जाग चुका था। फिर काटाल गंभीर होकर कहता है, यह जगह बेहद खतरनाक है। तुम लोगों के जिंदा बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। मेलिना शांत रहकर पूछती है, तुम क्या चाहते हो? काटाल हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं बस इस बर्फीली दुनिया के बाहर की जानकारी चाहता हूं। मेलिना को यह डील काफी अजीब लगती है, और वहीं वो बारबेरियन साफ शब्दों में कह देता है कि उसके लिए यह कोई बुरा सौदा नहीं होना चाहिए। मेलिना के चेहरे पर पसीना बहने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार वो इस प्रस्ताव के लिए हां कर देती है, लेकिन उनका बटलर इस सौदे से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता। तभी कैटल उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ खुद का परिचय देती है, मैं हाउस अकाशा की एक नोबल हूं, मेरा नाम मेलिना है। कैटल भी जवाब में सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करता है इस छोटे से सफर के लिए। धरती पर रहते हुए उसका हमेशा से सपना था कि वो किसी फैंटेसी दुनिया में जिए, और एक दिन पता नहीं कैसे उसकी वो इच्छा सच बन गई। वो अचानक इस दूसरी दुनिया में आ गया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उन बेवकूफ एशियन बारबेरियंस में से एक के रूप में पाया, जो इस अंतहीन बर्फीले नरक में फंसे हुए थे। उसे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो यहां आया कैसे।
क्योंकि उस वक्त उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। हर तरफ जमा देने वाली ठंड और लगातार हमला करते खतरनाक मॉन्स्टर्स, सिर्फ जिंदा रहना ही किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसने उन मूर्ख बारबेरियंस को एक साथ इकट्ठा किया, एक क्लैन बनाया और खुद उनका लीडर बन गया। समय कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला और इस जगह से भागने की उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, अगर वो कुछ खास क्वेस्ट्स पूरे कर ले तो आखिरकार इस जमे हुए नरक से बाहर निकल सकता है। शुरुआत से ही उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे यहां कैद करके रख रही हो, और धीरे धीरे उसने उम्मीद भी खोनी शुरू कर दी थी। सालों में कभी कभी कुछ बाहरी लोग इन बर्फीले मैदानों तक पहुंच जाते थे और उन्हीं लोगों से कैटल को पता चला कि इन श्रापित बर्फीली जमीनों के बाहर एक असली फैंटेसी दुनिया मौजूद है। मैजिक, रहस्य, साम्राज्य, शक्तियां, बिल्कुल वैसी जैसी दुनिया का उसने हमेशा सपना देखा था। और यह जानने के बाद उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। एक के बाद एक क्वेस्ट क्लियर करता गया, बस इस उम्मीद में कि किसी दिन वो यहां से बाहर निकल पाएगा। उसे यह भी समझ आ गया था कि बाहरी दुनिया की जानकारी कितनी कीमती है। इसीलिए उसने मेलेना से जानकारी के बदले उनकी टीम को सुरक्षित रास्ता देने की डील की थी। अब तक जिन लोगों से भी वो मिला, या तो वो डर के मारे कांपने लगे या फिर उसे मॉन्स्टर समझकर हथियार निकाल लिए। इसलिए वो सच में खुश था कि आखिरकार कोई इंसान उससे सामान्य तरीके से बात कर रहा है। क्यों कि जिन बारबेरियंस के बीच वो फंसा हुआ था, उनसे बात करके उसका दिमाग खराब हो चुका था। कई सालों बाद किसी असली इंसान से बातचीत करना उसके मन को थोड़ी शांति दे रहा था। तभी अचानक कैटल मेलेना से पूछता है, क्या तुम लोग हथियार ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? मेलेना चौंक जाती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कैटल शांत आवाज में जवाब देता है, वैगन के अंदर से धातु के टकराने की आवाज आ रही थी, वही काफी था समझने के लिए। फिर वो पूछता है, क्या इन बर्फीली जमीनों के बाहर युद्ध चल रहा है? मेलेना का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो बताती है कि इस समय एम्पायर और किंगडम के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। एम्पायर बेहद विशाल है और वो पूरे किंगडम को जीतना चाहता है, लेकिन अभी तक किंगडम किसी तरह अपनी सीमाएं बचाए हुए है और इसका श्रेय जाता है स्वॉर्ड मास्टर और हीरो को, जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। कैटल की आंखों में उत्सुकता चमकने लगती है। आखिर उनके पास कैसी ताकत है? मेलेना हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में मिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता? जब कैटल उसे बताता है कि वो कभी इन बर्फीले मैदानों से बाहर ही नहीं गया, तो मेलेना उसे समझाना शुरू करती है। वो कहती है कि इस दुनिया में मिस्ट्री नाम की एक असली शक्ति मौजूद है, लेकिन हर कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ लोग सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग उसे पूरी तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, माना या ऑरा के रूप में। ऐसे लोग फर्स्ट रेट कहलाते हैं और अक्सर उन्हें स्पिरिट समनर, मेज या नाइट जैसे टाइटल मिलते हैं। लेकिन उससे ऊपर की रैंक उन्हें सामान्य इंसान समझ भी नहीं सकते। उन्हें ट्रांसेंडेंट्स कहा जाता है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी इच्छा से मिस्ट्री को मोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर उन्हीं में से एक है। और फिर आता है हीरो, एक ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। मेलेना आगे बताती है कि थर्ड रेट लोग जो मुश्किल से मिस्ट्री को महसूस कर पाते हैं, वो भी इस दुनिया में बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। तभी एशियन बारबेरियन अचानक बोल पड़ता है, मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूं। कैटल को नहीं पता वो कितने सालों से इस नरक में कैद है, लेकिन अब उसके अंदर बाहर निकलने की चाह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। आईने में खुद का चेहरा देखते हुए वो मन ही मन फैसला करता है, कुछ भी हो जाए मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा। तभी मेलेना अचानक उससे पूछती है, क्या तुम सच में एक बारबेरियन हो? कैटल सिर हिलाकर हां कहता है। उसे लगता है शायद वो लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं। फिर मेलेना उसे पुरानी दंत कथा सुनाने लगती है, उस सम्राट की कहानी जो कभी इन बर्फीले मैदानों से जिंदा वापस लौटा था। लेकिन कैटल बीच में ही हंस पड़ता है।
ओह, वो आदमी, मुझे याद है, वो एक बार यहां आया था। उस वक्त तो मुझे लगा था कि वो कोई पागल इंसान है। मेलेना उसकी बात सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। कैटल सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हो सकता है तुम्हारी वो दंत कथा सच हो। फिर वो अचानक एक और सवाल पूछता है, इतने सारे हथियार लेकर तुम लोगों ने यही रास्ता क्यों चुना? इस बार मेलेना का चेहरा उदास हो जाता है। धीरे से वो बताती है कि उनका परिवार भारी कर्ज में डूब चुका है। पीढ़ियों से उनका परिवार व्यापार करता आया था, लेकिन आसपास के लोगों ने जलन में आकर उनके सौदे बिगाड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनका पूरा परिवार दिवालिया हो गया। अब ये व्यापारिक यात्रा उनके परिवार का आखिरी मौका है। कैटल अपने दिमाग के सारे टुकड़े जोड़ता है और तुरंत समझ जाता है, तो ये हथियार किंगडम को बेचने जा रही हो? मेलेना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तुम्हें कैसे पता चला? कैटल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर एम्पायर सच में आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है किंगडम को हथियारों की जरूरत होगी, और जब किसी देश को जिंदा रहने के लिए हथियार चाहिए होते हैं तो वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है। इसीलिए तुमने इतना खतरनाक रास्ता चुना। कैटल यहां तक कह देता है कि अगर उन्होंने सुरक्षित रास्ता नहीं चुना तो इसका साफ मतलब है कि एम्पायर और किंगडम की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। मेलेना अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगती है। अब तक उसने बारबेरियंस के बारे में जो कुछ भी सुना था उसमें उन्हें सिर्फ जंगली, मूर्ख और बिना दिमाग वाले राक्षस बताया गया था, लेकिन अभी एक बारबेरियन को इतनी आसानी से सारी बातें जोड़ते देख उसके मन में सवाल उठने लगा था, क्या यह सच में एक बारबेरियन है? तभी अचानक घोड़ा गाड़ी जोर से झटका खाकर रुक जाती है। बाहर से किसी भारी चीज के टकराने की डरावनी आवाज आती है और सबको समझ आ जाता है उनके पास कोई मेहमान आ चुका है। सब लोग तुरंत हथियार लेकर गाड़ी से बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर हर किसी की सांस अटक जाती है। उनके सामने खड़ा था एक विशालकाय सीवर मॉन्स्टर, जिसकी लाल खून जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है और तभी वो सुनहरे बालों वाला आदमी कांपती आवाज में बोलता है, ये ब्लैक स्लाइम है? कैटल हल्का सा भौं उठाकर पूछता है, सच में ब्लैक स्लाइम? मेलेना सिर हिलाकर कहती है, हां, मैंने इसके बारे में रिकॉर्ड्स में पढ़ा है। कैटल उत्सुक होकर पूछता है, रिकॉर्ड्स? मेलेना समझाने लगती है कि अतीत में कई लोगों ने इस सफेद नरक को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जिंदा लौट पाए। जो लोग वापस आए उन्होंने इन राक्षसों के नाम किताबों में लिखे और ब्लैक स्लाइम उन्हीं खतरनाक प्राणियों में से एक था। तभी नीले बालों वाली लड़की कैटल से पूछती है, क्या तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में पता है? कैटल चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर जवाब देता है, हां, ये काफी चबाने वाले होते हैं और स्वाद भी बुरा नहीं होता, स्नैक की तरह खा सकते हो। उसकी बात सुनकर लड़की घिन से मुंह बना लेती है। तुम इसे खाना समझते हो? कैटल तुरंत पलटकर पूछता है, क्यों, खाना है क्या? जाकर खुद पकड़ लो। लड़की तुरंत घबराकर मना कर देती है। उसी पल मानो वो मॉन्स्टर उनकी बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। ब्लैक स्लाइम तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डरी हुई मेलेना तुरंत चिल्लाती है, कैटल! लेकिन कैटल के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। बिल्कुल शांत आवाज में वो कहता है, हमारी डील ये थी कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और अभी तुम लोग मरने वाले नहीं हो। मेलेना घबराकर पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? कैटल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, इस लेवल का मॉन्स्टर ये लोग आसानी से संभाल सकते हैं, और वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि बाहरी दुनिया के लोग कितने ताकतवर होते हैं। तभी स्लाइम सीधे गार्ड्स के सामने पहुंच जाता है। सुनहरे बालों वाला कैप्टन तुरंत चिल्लाता है, शील्ड्स तैयार करो। एक मर्सिनरी तुरंत आगे बढ़कर ढाल उठाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि उसने हमला रोक लिया, लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम, वो आदमी जोर से पीछे उछल जाता है। उसी समय पोनीटेल वाला आदमी मॉन्स्टर पर छलांग लगाता है, लेकिन वो भी बुरी तरह फेंक दिया जाता है। उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कैप्टन तुरंत चिल्लाता है, ये सिर्फ एक दिशा में मूव कर सकता है,
फैल जाओ और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर हमला करो। इतना सुनते ही हरे रंग की हुड पहने आदमी हवा में छलांग लगाता है। उसकी तलवार सीधा मॉन्स्टर पर लगती है। दूसरा वार, और इस बार मॉन्स्टर को असली नुकसान पहुंचता है। मॉन्स्टर को कमजोर पड़ता देखकर कैप्टन भी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। इसके कोर को ढूंढो, सिर्फ ऊपर से हमला करने से कुछ नहीं होगा। लगातार कई हमलों के बाद आखिरकार उन्हें स्लाइम का कोर मिल जाता है और एक जोरदार वार के साथ कोर टूट जाता है। अगले ही पल पूरा ब्लैक स्लाइम कीचड़ की तरह जमीन पर फैल जाता है। कुछ पल के लिए सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इस जमे हुए नरक में उनकी पहली जीत। मेलेना के चेहरे पर राहत दिखाई देती है, लेकिन उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अचानक घोड़ा गाड़ी के सामने एक विशाल सफेद भालू प्रकट हो जाता है। इसके गले पर निशाना लगाओ, एक आदमी चिल्लाता है। अगले ही पल सब लोग एक साथ हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में भालू ढेर हो जाता है। टीम का एक सदस्य हंसते हुए कहता है, शायद इस बर्फीले नरक की कहानियां सिर्फ पागलों की बकवास हैं। लेकिन उनका लीडर तुरंत उसे डांट देता है, इतने लापरवाह मत बनो, अभी हमें आधे से ज्यादा रास्ता तय करना बाकी है। तभी हरे हुड वाला आदमी कैटल की तरफ देखता है। क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो? अब तक तो हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं, सम्राटों की दंतकथाएं। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है तुम बस हमारा फायदा उठा रहे हो। कम से कम हमें यह तो देखना चाहिए कि तुम कर क्या सकते हो। उनकी बातें सुनकर नीले बालों वाली लड़की पूछती है, टेस्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? सारे गार्ड्स मेलेना की गाड़ी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। हरे हुड वाला आदमी गंभीर आवाज में कहता है, हम आपकी इस मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो हमें उसका असली मूल्य भी पता होना चाहिए। मेलेना गाड़ी से बाहर आती है। मैं तुम सबकी मेहनत की आभारी हूं। जब कोई और मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, तब तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। लेकिन तभी वो हुड वाला आदमी फिर बीच में बोल पड़ता है, लेकिन क्या कैटल इस खास ट्रीटमेंट के लायक है? जब से वो हमारे साथ आया है, उसने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। आकाशा, परिवार की युवती, कुछ पल सोचती है। उसे समझ आ रहा था कि वो लोग आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। वो कैप्टन की तरफ देखती है, लेकिन कैप्टन साफ मना कर देता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, इसमें मेरा कोई फैसला नहीं है। तभी कैटल खुद गाड़ी से बाहर निकल आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो तुम लोग मेरी ताकत देखना चाहते हो? एक आदमी तुरंत जवाब देता है, अभी टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन तभी कैटल पूरी तरह गाड़ी से बाहर आता है। उसका विशाल मांसल शरीर देखकर सबकी आंखें फैल जाती हैं और वो शांत आवाज में कहता है, जल्द ही हमारे पास एक और मेहमान आने वाला है। अगले ही पल उनके पीछे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। एक भारी आवाज गूंजती है, आज तो मेरा पेट भरने वाला है। इतने सारे कमजोर इंसान, कितना स्वादिष्ट भोजन। सब लोग डरकर पीछे मुड़ते हैं और फिर उनकी आंखों के सामने प्रकट होता है एक विशाल सफेद सांप। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और बाहर लटकती लंबी जीभ। उसका खौफनाक रूप देखकर सबकी रूह कांप उठती है। सांप डरावनी आवाज में बोलता है, जितना चाहे संघर्ष कर लो, तभी तुम और स्वादिष्ट लगोगे। मेलेना डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है। मर्सिनरीज आंखें कसकर बंद कर लेते हैं, मानो हिलने की भी हिम्मत ना हो। लेकिन तभी कैटल धीरे धीरे उस विशाल सांप की तरफ बढ़ने लगता है। उसके शरीर से बैंगनी रंग की भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वो सीधे सांप की आंखों में देखकर कहता है, पीछे हट जाओ, ये लोग अब मेरी सुरक्षा में हैं। जैसे ही सांप की नजर कैटल पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक बेचैन हो जाता है। वो धीमी आवाज में पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन कैटल बस हंस देता है, इतना सख्त मत बनो। सांप जोर से दहाड़ता है, खुद को डरावना दिखाने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लेकिन कैटल को उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। कैटल बिना एक शब्द बोले सीधे आगे बढ़ता है और अगले ही पल उसका भारी मुक्का सीधे उस विशाल सांप के चेहरे पर जा लगता है।
मानो उसने तय कर लिया हो कि अब इस घमंडी नाग को सबक सिखाने का समय आ गया है। उस एक वार की ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास की पूरी जमीन कांप उठती है। दूर खड़े लोग डर के मारे वहीं जम जाते हैं। मेलेना घबराकर चिल्लाती है, लॉर्ड कैटल, आप ठीक तो हैं? कैटल शांत आवाज में जवाब देता है, चिंता मत करो, इसे खत्म करके अभी आता हूं। अगले ही पल वो फिर से छलांग लगाता है। इस बार उसका पूरा शरीर एक भयानक बैंगनी ऊर्जा से ढका हुआ था। ऐसी ताकत जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और फिर बस एक ही वार में वो घमंडी सफेद सांप जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा इलाका कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद कैटल आराम से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, जबकि बाकी सब लोग बाहर बर्फ में खड़े कांप रहे थे और उससे माफी मांग रहे थे। कैटल बस हल्का सा चेहरा घुमा लेता है। अजनबियों पर शक करना सामान्य बात है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यहां तक कि वो घमंडी बटलर भी अब बर्फ में खड़ा रहने को मजबूर था। थोड़ी देर बाद कैटल आराम से पीछे टिककर मेलेना से पूछता है, तुम आखिर अकेले इतनी दूर क्यों आई हो? कुछ पल चुप रहने के बाद मेलेना धीरे धीरे सच बताना शुरू करती है। वो कहती है कि वो लेडी बेलिका की पहली बेटी है, जो लॉर्ड क्यूसाकाशा की सिर्फ एक उपपत्नी थी। उसकी मां की शादी इस परिवार में सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए करवाई गई थी और काम खत्म होते ही उन्हें परिवार से लगभग अलग कर दिया गया। हम दोनों को कभी असली परिवार का हिस्सा नहीं माना गया। हम उनके लिए बस इस्तेमाल करने लायक लोग थे। वो शायद इतना सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके दिल की सारी बातें बाहर आने लगीं। मेलेना बताती है कि उसने ये खतरनाक यात्रा इसलिए चुनी ताकि वो अपने परिवार में अपनी पहचान बना सके। कैटल हल्का सा मुस्कुराता है, तो तुम चालाक भी हो, महत्वाकांक्षी भी और थोड़ी लालची भी। मेलेना उसकी बात सुनकर चुप रह जाती है, लेकिन तभी बाहर से मर्सिनरी कैप्टन की जोरदार आवाज सुनाई देती है, हम पहुंच गए, आगे हरी जमीन दिखाई दे रही है। इतना सुनते ही सब लोग अलग होने की तैयारी करने लगते हैं। नीले बालों वाली लड़की आखिरी बार कैटल की तरफ मुड़ती है। हर चीज के लिए धन्यवाद। कैटल पूछता है, वापस कैसे जाओगी? वो जवाब देती है, समय आने पर मैं एम्पायर के रास्ते लौट जाऊंगी। फिर अचानक उसे गाड़ी में कही गई कैटल की बात याद आती है। तुमने कहा था मैं स्मार्ट ही हूं। कैटल बिना झिझक जवाब देता है, क्योंकि तुम सच में हो। और फिर वो उसकी पूरी योजना एक एक करके बताने लगता है। तुम अपने परिवार में जगह बनाना चाहती हो और एक दिन सबसे ऊपर पहुंचना चाहती हो। मेलेना चुपचाप सिर हिला देती है। कैटल के लिए यह कहानी बहुत जानी पहचानी थी। एक उपपत्नी की बेटी जो मुख्य परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। एक ऐसा किरदार जो उसने अपने ओटाकू जीवन में अनगिनत बार देखा था। अब मेलेना को भी समझ आने लगा था कि कैटल सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसका दिमाग भी बेहद खतरनाक है। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या मैं कभी इस इंसान की ताकत को अपने नियंत्रण में ला पाऊंगी? वो कैटल की तरफ देखकर कहती है, जब तुम इन स्नोफील्ड से बाहर आओ तो मुझे जरूर ढूंढना, मैं तुम्हें अपने पास जगह दूंगी। लेकिन कैटल तुरंत मना कर देता है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मेलेना कुछ पल उसे देखती है, फिर अपने पास से एक पेंडेंट निकालकर उसे देती है। अगर कभी बाहर की दुनिया में आओ तो इसे लेकर मेरे पास आना। कैटल बिना ज्यादा सवाल किए मुस्कुरा देता है, तो इसे मैं गिफ्ट मान लेता हूं। बटलर भी सम्मान से झुककर विदा लेता है और फिर सब लोग अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद किस्मत उन्हें दोबारा मिलाएगी। 5 पूरे साल बीत जाते हैं और आखिरकार कैटल अपनी 784वीं क्वेस्ट पूरी कर लेता है। वही आखिरी क्वेस्ट जो उसे इस जमे हुए नरक से बाहर निकलने का अधिकार देती है। कैटल पहली बार उन बर्फीले मैदानों से बाहर कदम रखता है। ठंडी हवा की जगह उसे घास की खुशबू महसूस होती है। नदी की शांत आवाज उसके कानों में किसी स्वर्गीय संगीत जैसी लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो नरक जैसी जिंदगी काटने के बाद आखिरकार स्वर्ग पहुंच गया हो। वो पीछे मुड़कर उन बर्फीले मैदानों को घूरता है और गुस्से में उन्हें कोस देता है। उम्मीद है मुझे कभी वापस यहां न आना पड़े। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, मैजिक, फैंटेसी, नई दुनिया
वो दुनिया जिसकी चाहत ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा। उसके लिए बर्फीले मैदानों के बाहर की दुनिया चमत्कारों से भरी जगह थी। तभी उसकी नजर दूर बसे पहले सभ्य गांव पर पड़ती है। कैटल को याद आता है कि उसने कभी उन बेवकूफ बारबेरियंस से सही घर बनाने की बात की थी, लेकिन वो लोग तो बर्फ खोदकर उसी में सो जाते थे। इतने सालों बाद इंसानी सभ्यता देखकर उसका दिल अजीब सा हल्का हो जाता है। वो सोचने लगता है, इस नई दुनिया के लोगों से पहली बार कैसे मिलना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो तय करता है कि उसे एक जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए और फिर आराम से गांव की तरफ चल पड़ता है। उधर उसी गांव में एक बूढ़ा एल्फ अपने लोगों से कह रहा था, अब यही हमारा नया घर है, सारा सामान खोल दो। एक एल्फ घबराकर पूछता है, क्या यह जगह सच में सुरक्षित है? बूढ़ा एल्फ आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, मैंने ऐसी जगह चुनी है जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। वो समझाता है कि पास के स्नोफील्ड्स की वजह से कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा और मॉन्स्टर्स की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स में कभी किसी के उन बर्फीले मैदानों से वापस लौटने का जिक्र नहीं था। एल्डर गर्व से आगे कहता है, हमने पूरे गांव के ऊपर एक शक्तिशाली बैरियर लगाया है। बाहर से ये जगह सिर्फ एक सामान्य जंगल दिखती है, महीनों की मेहनत और प्राचीन एल्फ मैजिक से इसे बनाया गया है। जब तक ये बैरियर मौजूद है, कोई हमारे पास नहीं पहुंच सकता। और ऊपर से उनके पास एक शक्तिशाली एल्फ क्वीन भी थी, जो उन्हें किसी भी खतरे से बचा सकती थी। लेकिन तभी, ठीक उसी वक्त, हमारा लड़का कैटल आराम से उस अजेय बैरियर के अंदर घुस जाता है, जैसे वो कोई धुंध का पर्दा हो। उसे बस एक पल के लिए अजीब सा महसूस होता है, मानो वो मकड़ी के जाले से होकर गुजरा हो, लेकिन वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटी एल्फ लड़की पर पड़ती है। वो घबराई हुई इधर उधर देख रही थी, मानो अभी अभी उसका पूरा परिवार गायब हो गया हो। और जैसे ही उसकी नजर उस विशाल इंसान पर पड़ती है जो मुस्कुराकर हेलो कह रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ती है। कैटल तुरंत उसे पकड़ लेता है। अरे, ये क्या हुआ? वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो इस बच्ची को उसके गांव वापस छोड़ दे तो शायद एल्फ लोग उसका स्वागत करेंगे। आखिर एल्फ तो हमेशा दयालु होते हैं, कम से कम कहानियों में तो ऐसा ही होता है। यह सोचकर कैटल हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुराता है और उस बच्ची को उठाकर गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं, पूरा माहौल आतंक में बदल जाता है। लड़की की मां रोते हुए चीख पड़ती है, मानो उसने अपनी बेटी को किसी राक्षस की बाहों में देख लिया हो। उधर एल्डर पूरी तरह जम जाता है। शायद वो अपने ही भाषण के बारे में सोच रहा था कि उनका बैरियर कितना परफेक्ट है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अचानक होश में आता है और घबराकर चिल्लाता है, बैरियर टूट चुका है, क्वीन कहां है? पता चलता है कि जिस एल्फ क्वीन की सब बात कर रहे थे, वो इस समय गांव के बाहर पेट्रोलिंग पर गई हुई है। उधर कैटल लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन एल्फ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बूढ़ा एल्फ एल्डर तो अपने दिमाग में हजारों कहानियां बना चुका था। हो सकता है ये इंसान पहले से हमारा पीछा कर रहा हो, या फिर पूरी तैयारी के साथ हमारे गांव पर हमला करने आया हो। बेचारा कैटल अब किडनैपर तक घोषित कर दिया गया था। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं इनकी गलतफहमी दूर करूं कैसे? तभी वो धीरे से उस छोटी एल्फ बच्ची को जगाता है, जो अभी भी डर के मारे रो रही थी। कैटल नरमी से कहता है, जाओ, अपने माता पिता के पास चली जाओ। लेकिन उस बच्ची की नजरों में भी कैटल सिर्फ एक मॉन्स्टर था। वो चीखते हुए भाग जाती है और उधर कैटल पूरी तरह शॉक में खड़ा रह जाता है। क्या मैं सच में इतना डरावना दिखता हूं? मुझे तो लगता था मैं काफी अच्छा दिखता हूं। वो फिर से उन जिद्दी एल्फ्स को समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन बूढ़ा एल्फ तुरंत चिल्लाता है, बंधक को छोड़ दिया गया है, सब लोग हमला करो। कैटल वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह हैरान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कोई भी बात इन एल्फ्स तक पहुंच क्यों नहीं रही। इतने बड़े कान होने के बावजूद भी इनमें सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। और धीरे धीरे कैटल को एहसास होने लगता है, ये एल्फ्स उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जंगली हैं। उनकी शांतिप्रिय छवि जो उसने कहानियों में सुनी थी,
इस वक्त पूरी तरह झूठ लग रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखता है। शायद अचानक किसी अजनबी को देखकर इनका ऐसा रिएक्शन सामान्य हो, लेकिन एल्व्स रुकने का नाम नहीं लेते। चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है, एक के बाद एक, लगातार। लेकिन हर तीर कैटल के शरीर से टकराकर नीचे गिर जाता है, उसे खरोंच तक नहीं आती। तभी कैटल धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में टकराता है। एक भयानक शॉकवेव पूरे इलाके में फैल जाती है। कई एल्फ हवा में उछल जाते हैं, मानो तूफान में उड़ते पत्ते हों। उधर बूढ़ा एल्डर ये सब देखकर अविश्वास में जम जाता है, लेकिन इसके बाद भी कैटल शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आता है, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा ताकत दिखा दी, अब ये लोग मुझसे और ज्यादा डरेंगे। और जैसे ही वो पीछे हटने के बारे में सोचता है, अचानक उसे अपने पीछे से तेज गर्मी महसूस होती है। एक जलता हुआ तीर हवा चीरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, और तभी एल्फ क्वीन वापस लौट चुकी थी, अपने लोगों की रक्षा करने। लीफ क्लैन की शासक मार्सेलिया हसन करासिया ब्लाब्ला। हाँ, उसका नाम इतना लंबा था कि कैटल खुद कंफ्यूज हो जाता। वो आते ही गुस्से में पूछती है, यहां क्या हो रहा है? बूढ़ा एल्फ तुरंत कैटल की तरफ उंगली कर देता है। यही इंसान हमारे गांव पर हमला कर रहा है। कैटल फिर बोलने की कोशिश करता है, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उधर मार्सेलिया और एल्डर दोनों इस बात से परेशान थे कि कैटल के शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। एल्फ क्वीन घृणा से कहती है, घिनौने इंसान, और अगले ही पल पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देती है। उधर कैटल मन ही मन सोच रहा था, क्या इन्हें मेरी भाषा समझ ही नहीं आती, या फिर जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर रहे हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है, ये सिर्फ डर नहीं है, एल्फ्स और इंसानों के बीच शायद बहुत पुरानी नफरत मौजूद है। उसे स्नोफील्ड्स की एक बात याद आती है, लोग तब तक बात नहीं सुनते जब तक उन्हें एक जोरदार मुक्का ना पड़े। इसी बीच एल्फ क्वीन का हमला एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लेता है, लेकिन कैटल बिना मेहनत किए सीधा मुक्का मारकर उसे वापस उड़ा देता है। हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि क्वीन के आसपास की हवा तक फट जाती है, और कैटल मन ही मन सोचता है, शायद मुझे थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए। उधर एल्फ क्वीन जोर से जमीन पर गिरती है। अब उसे समझ आ चुका था, ये आदमी ट्रांससेंडेंट से भी ऊपर का मॉन्स्टर है। वो दांत भींचकर अपने लोगों से चिल्लाती है, सब लोग भागो, मैं इसे रोकती हूं। वो खुद पीछे रुक जाती है ताकि बाकी एल्फ्स बच सकें। गुस्से से वो कैटल पर चिल्लाती है, मानती हूं तुम बेहद ताकतवर इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में सफल नहीं होने दूंगी। और उधर बेचारा कैटल एक बार फिर पूरी तरह इग्नोर हो चुका था। अब उसे समझ आने लगा था, हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तभी एल्फ क्वीन अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है। वो एक विशाल अग्नि आत्मा को बुलाती है, एक जलता हुआ बैल जिसका नाम था पिगो। उसे पूरा विश्वास था कि ये आत्मा उस घुसपैठिए को खत्म कर देगी। लेकिन जैसे ही कैटल उस जलते हुए बैल को देखता है, उसकी आंखें चमक उठती। वाह, स्नोफील्ड्स में उसने जितने भी मॉन्स्टर्स देखे थे सब बेहद बदसूरत थे, लेकिन ये तो शानदार था, भव्य, खूबसूरत और अजीब तरह से प्यारा भी। उधर मार्सेलिया समय बर्बाद नहीं करती, उसे खत्म कर दो, वो अपने समन को आदेश देती है। पिगो कोई साधारण आत्मा नहीं था, वो एक प्राचीन हाई ग्रेड फायर स्पिरिट था, घमंडी, शक्तिशाली और बेहद पुराना। मार्सेलिया जानती थी कि वो अकेले कभी ऐसी आत्मा को नहीं बुला सकती थी, इसके लिए उसे दूसरे ट्राइब की मदद लेनी पड़ी थी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये कार्ड ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो पिगो को आदेश देती है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। अग्नि बैल गंभीर आवाज में पूछता है, तो मेरा काम सामने खड़े इंसान को नष्ट करना है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैटल पर पड़ती है, उसके चेहरे पर भी पसीना आने लगता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, क्या ये सच में इंसान है? उधर कैटल पहली बार किसी असली समंड बीस्ट को देखकर पूरी तरह उत्साहित था। ये कितना क्यूट है। एल्फ क्वीन पिगो की तरफ मुड़कर कहती है, यही वो इंसान है जिसने पवित्र एल्फ भूमि में घुसपैठ की है।
मैं चाहती हूं कि ये मर जाए। इतना सुनते ही पिगो आराम से जवाब देता है, ठीक है, मैं इसे राख बना दूंगा। पवित्र जाति से टकराने की सजा यही होती है। और हमारा लड़का, वो अभी भी आराम से वहीं खड़ा था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसे अब तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर चल क्या रहा है। अगले ही पल पिगो हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, सीधे कैटल की तरफ। और कैटल, वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। तभी पिग्गो बिना एक पल गनवाए फैसला कर लेता है कि वो इस इंसान को जिंदा जला देगा। आखिर उसकी नजर में ये वही मूर्ख इंसान था जिसने पवित्र एल्फ जाति को चुनौती देने की हिम्मत की थी। दूसरी तरफ हमारा कटाल बिल्कुल बेफिक्र खड़ा था। असल में उसे अभी तक ठीक से समझ ही नहीं आया था कि आखिर चल क्या रहा है। अगले ही पल पिग्गो पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटता है। उसका विशाल अग्निमय शरीर बिजली की तरह कटाल की ओर बढ़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कटाल अपनी जगह से हिला तक नहीं। न उसने बचने की कोशिश की, न ही कोई डिफेंसिव स्टांस लिया, जैसे उसे सामने आते खतरे की कोई परवाह ही न हो। जैसे ही पिग्गो उससे टकराता है, पूरे जंगल में एक भयानक विस्फोट गूंज उठता है। चारों तरफ आग और धूल का तूफान फैल जाता है। एल्फ क्वीन मार्सेलिया ये दृश्य देखकर यकीन कर लेती है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब धूल का गुब्बार धीरे धीरे छंटता है, तो जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कटाल अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसने पिग्गो को सिर्फ एक हाथ से रोक रखा था। पूरा का पूरा अग्निमय बैल उसकी हथेली में थमा हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने खिलौना पकड़ रखा हो। कटाल थोड़ा मुस्कुराता है। सालों तक बर्फीली वीरानियों में राक्षसी जानवरों से लड़ते लड़ते वो इतना अभ्यस्त हो चुका था कि पिग्गो का बीस्ट फॉर्म उसे अजीब तरह से सुकून दे रहा था। कम से कम ये बाकी बर्फीले राक्षसों जितना बदसूरत तो नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इस रूप में उसे मारने में झिझक भी नहीं होती। अगले ही पल कटाल अपनी मुट्ठी कसता है और फिर उसका मुक्का सीधे पिग्गो के शरीर पर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे धरती दो हिस्सों में बंटने वाली हो। किसी विशाल ज्वालामुखी ने उनके पैरों के नीचे विस्फोट कर दिया हो। पूरा जंगल कांप उठता है। हवा की लहरें कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं। लेकिन सच्चाई तो और भी डरावनी थी। ये उसकी असली ताकत का सिर्फ कुछ प्रतिशत भर था। जब सब शांत होता है तो मार्सेलिया किसी तरह उस भयानक धमाके से बच पाती है। वो कांपती हुई कटाल की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि दोनों के बीच ताकत का अंतर कितना भयावह है। पहली बार उसे अपनी पूरी ताकत बेकार लगने लगी। आखिरकार एल्फ क्वीन घुटनों पर बैठ जाती है और पूरे लीफ ट्राइब की जान बख्श देने की विनती करती है। लेकिन कटाल शांत आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। यह सुनते ही मार्सेलिया पूरी तरह चौंक जाती है। कुछ देर की बातचीत के बाद आखिर उसे समझ आता है कि कटाल सचमुच उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। तभी उसके अंदर अपराध बोध की भावना जागती है। उसे एहसास होता है कि उसके लोगों ने इस इंसान को बिना कुछ जाने समझे दुश्मन मान लिया, जबकि यही व्यक्ति उनके बच्चे को सुरक्षित वापस लेकर आया था। मार्सेलिया तुरंत माफी मांगती है, लेकिन कटाल हमेशा की तरह जेंटलमैन बनकर मुस्कुरा देता है। कोई बात नहीं, तुम लोगों को इंसानों ने यहां तक खदेड़ा है। ऐसे में किसी इंसान को देखकर दुश्मन समझना स्वाभाविक है। फिर वो हल्की हंसी के साथ कहता है, हालांकि थोड़ा दुख जरूर हुआ कि किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। मार्सेलिया शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती है। फिर वो पूछती है, क्या तुम सच में उन इंसानों में से नहीं हो जो हमारा पीछा कर रहे हैं? कटाल सिर हिलाता है। यह पहली बार है जब मैंने किसी एल्फ को देखा है। हमारे स्नोफील्ड्स में एल्फ जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। स्नोफील्ड्स का नाम सुनते ही मार्सेलिया चौंक जाती है। और तभी कटाल कैजुअली कहता है, बाहरी दुनिया वाले मुझे एशन बारबेरियन ऑफ द वेस्टलैंड कहते हैं। यह सुनकर एल्फ क्वीन का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि उस बर्फीले नरक से कोई जिंदा वापस नहीं आता। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या बाकी लोग भी उस जगह से बाहर आ सकते हैं? कटाल कुछ पल सोचता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, मुझे नहीं लगता। वेस्टलैंड के कुछ निश्चित नियम हैं जिन्हें ग्रेट सर्पेंट जैसे राक्षस भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसी वजह से मैं क्वेस्ट्स के जरिए उन नियमों को बायपास कर सकता हूं, और शायद ऐसा होना बेहद दुर्लभ है। यह सुनकर मार्सेलिया राहत की सांस लेती है। उधर कटाल अचानक पूछ बैठता है, वैसे तुम्हारा वो क्यूट समन ठीक तो है ना? आखिर मैंने उसे एक ही मुक्के में 2 हिस्सों में बांट दिया था। मार्सेलिया हल्का मुस्कुराती है।
चिंता मत करो। स्पिरिट्स प्रकृति की शुद्ध शक्तियां होती हैं। जब उनका समन टूटता है तो वो सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड में वापस लौट जाती हैं। फिर वो पूछती है, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूं? आखिर हमने तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया है। कटाल कुछ देर सोचता है, फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या इंसान भी स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मार्सेलिया जवाब देती है, आमतौर पर नहीं, लेकिन जिन इंसानों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध होता है वो कभी कभी स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फिर वो आगे कहती है, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें एलोय ग्रैड जाना चाहिए। वो एल्फ्स की पवित्र भूमि है, वहीं एल्फ लॉर्ड निवास करते हैं। शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। ये सुनते ही कटाल की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। रुको, क्या सच में कोई इंसान एल्फ्स की होली लैंड में जा सकता है? मार्सेलिया सिर हिलाती है। मेरी सिफारिश के साथ शायद कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना होगा। अंदर ही अंदर मार्सेलिया सोच रही थी कि एलोय ग्रैड हर एल्फ रिसर्चर का सपना है। उस जगह की कीमत एल्फ्स अपनी जान से भी ज्यादा समझते हैं। उसकी लोकेशन तक किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताई जाती, लेकिन न जाने क्यों उसे कटाल पर भरोसा हो गया था। वो अपनी जेब से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकालती है और कटाल को सौंप देती है। एल्फ लॉर्ड तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे पार कर लोगे। गुड लक। इसके बाद वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है। मैं लीफ ट्राइब की क्वीन मार्सेलिया कुसिया हूं। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हारा नाम? कटाल जवाब देता है, कटाल द बारबेरियन। लोकेशन की पुष्टि करने के बाद कटाल बिना समय गनवाए जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में वो गेहंट किंगडम के वर्क टेरिटरी की सीमा तक पहुंच जाता है। उधर सीमा पर तैनात गार्ड्स अचानक दूर उठते विशाल धूल के गुब्बार को देखकर घबरा जाते हैं। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। युद्ध की तैयारी करो। गार्ड्स तुरंत हथियार संभाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही कटाल उनके सामने पहुंचता है वो मुस्कुराकर कहता है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। उसके भूरे बाल और छाती पर मौजूद विशाल निशान देखकर गार्ड्स तुरंत समझ जाते हैं कि ये वही कुख्यात एशियन बारबेरियन है। वहीं रुक जाओ, कदम भी आगे बढ़े तो हमला कर देंगे। लेकिन कटाल आराम से जवाब देता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। गार्ड्स पूछते हैं कि आखिर उसे चाहिए क्या। कैटल बस दीवार की तरफ उंगली दिखा देता है। गार्ड्स और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वो समझाता है, मैं बस अंदर घूमने जाना चाहता हूं और कुछ नहीं। कुछ देर बाद नाइट कैप्टन के ऑफिस में कैप्टन पूछता है, तो तुम्हारा मकसद सिर्फ यहां से गुजरना है? कटाल जवाब देता है, गुजरना भी है और शायद कुछ समय रुकना भी। हालांकि कितने समय के लिए ये मुझे खुद नहीं पता। इसके बाद कैप्टन उसका नाम पूछता है, कटाल। फिर वो पहचान साबित करने के लिए कोई सबूत मांगता है। पहले तो कटाल मना कर देता है, लेकिन तभी उसे मेलिना द्वारा दिया गया क्रेस्ट याद आता है। वो क्रेस्ट निकालकर दिखाता है। क्या ये काफी होगा? गार्ड उस क्रेस्ट को पहचान नहीं पाता और पूछता है, ये आखिर है क्या? तब कैटल उसे समझाता है कि ये अकाशा हाउस का क्रेस्ट है, जो उसे उसी ब्लड लाइन की एक लड़की ने दिया था। कैप्टन ये सुनकर कहता है, तो तुम डेनियन किंगडम के उस मर्चेंट परिवार की बात कर रहे हो? कैटल हैरानी से पूछता है, तुम उन्हें जानते हो? कैप्टन सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, हाल ही में उनके नए हेड के सत्ता संभालने के बाद से वो परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उनका नाम पूरे इलाके में फैल चुका है। हालांकि गार्ड यह भी कहता है कि क्रेस्ट नकली नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह कैटल की पहचान पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह क्रेस्ट गहरा किंगडम का नहीं है। फिर भी थोड़ी देर सोचने के बाद वह कैटल को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहता है, पहले हमें यह साबित करना होगा कि तुम इस डोमेन के लिए कोई खतरा नहीं हो। इसके बाद गार्ड उसे बताता है कि 3 और लोग भी डोमेन में प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए उसे उन तीनों के साथ एक अस्थायी पार्टी बनानी होगी और डोमेन के बाहर मौजूद एक डंजन को क्लियर करना होगा। कैटल को यह शर्त बेहद आसान लगती है, इसलिए वह बिना किसी शिकायत के तुरंत मान जाता है। लेकिन तभी गार्ड दूसरी शर्त भी बता देता है, डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा उसकी पूरी रिपोर्ट हमें देनी होगी।
यह सुनते ही कैटल के दिमाग में सारी बात तुरंत साफ हो जाती है। वह समझ जाता है कि असल में यह डंजन टेस्ट नहीं, बल्कि एक निगरानी का तरीका है। इन चारों लोगों को एक साथ भेजा जाएगा ताकि वे एक दूसरे पर नजर रखें और बाद में रिपोर्ट देकर अधिकारियों को बता सकें कि कोई संदिग्ध तो नहीं था। गार्ड उसकी बात सुनकर सचमुच हैरान रह जाता है। वह अविश्वास से पूछता है, क्या तुम सच में एक बारबेरियन हो? क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि बारबेरियन सिर्फ ताकत के भरोसे जीने वाली एक क्रूर जाति है, लेकिन तुम पहले बारबेरियन हो जिससे मिलकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कैटल बस हल्की सी मुस्कान देता है। गार्ड भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और बोलता है, खैर अब सब कुछ साफ हो चुका है, चलो तुम्हें तुम्हारी पार्टी से मिलवा देते हैं। सीन बदलता है। एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है एलेजांड्रो टायरानस। वह खुद को एक महान पैलाडिन बताता है और इस बात पर दुख जता रहा है कि उसे एक ऐसे चूहे के साथ डंजन में जाना पड़ रहा है जो लोगों की थैलियां चुराता फिरता है। जिस चोर की बात हो रही थी उसका नाम था कासेन हार्क। बूढ़े आदमी की लगातार शिकायतें सुनकर वह आखिर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम अब तक सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि किसी रैंडम चोर ने सालों पहले तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई चुरा ली थी? यह सुनते ही टायरानस का चेहरा लाल पड़ जाता है। वह गुस्से में बोलता है, एक मामूली चोर की इतनी हिम्मत कि एक पैलाडिन का मजाक उड़ाए। लेकिन कासेन भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह तुरंत जवाब देता है, तुम खुद को पैलाडिन कहते हो, लेकिन अगर सच में पैलाडिन होते तो आज यहां बैठे नहीं होते। फिर वह हंसते हुए आगे कहता है, असल में तुम बस एक और फेलियर हो जो उस टाइटल से चिपका हुआ है, क्योंकि तुम्हारा नाम सुनने में बेवकूफी भरा लगता है। यह सुनकर टायरानस पूरी तरह भड़क उठता है। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर कासिन की तरफ तान देता है, लेकिन कासिन बिना डरे मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो टूटा फूटा कवच तुम्हें बचा पाएगा? दोनों के बीच माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लगता है अभी यही लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी वहां मौजूद क्लेरिक हेज बीच में आ जाता है। वह विनम्रता से दोनों को शांत होने के लिए कहता है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों उसकी बात मान भी लेते हैं, हालांकि उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वे अभी भी एक दूसरे का सिर फोड़ना चाहते हैं। हेज मन ही मन सोचने लगता है, क्या सच में इन दोनों पागलों के साथ डंजन में जाना ठीक रहेगा? लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। डंजन में प्रवेश करने के लिए कम से कम 4 लोगों की पार्टी जरूरी थी और अभी उनकी पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे। इसका मतलब था कि एक आखिरी सदस्य का आना बाकी था। उसी समय अचानक दरवाजा खुलता है। गार्ड अंदर आता है और घोषणा करता है, तुम्हारा आखिरी पार्टी मेंबर पहुंच चुका है। कासिन हंसते हुए कहता है, उम्मीद करता हूं कि वो इस नकली पैलाडिन जैसा कोई और सिरफिरा न हो। गार्ड बस मुस्कुराता है और कहता है, खुद देखकर पता चल जाएगा। अगले ही पल दरवाजे से कैटल अंदर प्रवेश करता है। उसकी मौजूदगी अजीब तरह से शांत थी, लेकिन साथ ही इतनी दबावपूर्ण कि कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, टायरानस, कासिन और हेज तीनों के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। बिना किसी कारण के उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई खतरनाक शिकारी खड़ा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कैटल के चेहरे पर एक बेहद दोस्ताना मुस्कान थी। वह हंसते हुए कहता है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। लगता है अब से हम एक ही पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन उसके सामने बैठे तीनों लोग अभी भी सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी से इतनी खतरनाक आभा क्यों निकल रही है। उसी बीच गार्ड एक कदम पीछे हटता है और कहता है, ठीक है, अब तुम लोग आपस में परिचय कर लो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जहां तीनों लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, आखिर ये बारबेरियन है या कोई राक्षस? इसके बाद हमारा लड़का माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, तो फिर सबसे पहले हम लोग अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम कैटल है, कैटल द बारबेरियन। उसकी बात खत्म होते ही सबकी नजरें एक दूसरे पर जाती हैं। सबसे पहले कैटल की नजर कासिन पर पड़ती है। बेचारा कासिन हल्का सा खांसते हुए जवाब देता है, मेरा नाम कासिन हार्क है, मैं एक थीफ हूं। फिर सर टायरानस गर्व से अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहते हैं, और मैं हूं एलेजांड्रो टायरानस, एक महान पैलाडिन। यह सुनते ही कैटल की आंखें चमक उठती हैं। सच में पैलाडिन? मतलब तुम होली पावर्स इस्तेमाल कर सकते हो?
लेकिन अगले ही पल टायरानस उसका उत्साह ठंडा कर देते हैं। खैर, मैं थोड़ा अलग तरह का पैलाडिन हूं। अलग मतलब मैं कोई होली पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहता है। तो फिर पैलाडिन कैसे हुए? वो लंबी कहानी है। इसके बाद शर्माते हुए एक लड़की आगे आती है। मेरा नाम हेज है। मैं कोलोसिया भगवान की सेवा करने वाली एक क्लेरिक हूं। कैटल थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी हिचक क्यों रही हो? क्लेरिक्स तो आमतौर पर अपने भगवान पर गर्व करते हैं। हेज धीरे से जवाब देती है, क्योंकि कोलोसिया झूठ और धोखे के देवता हैं। यह सुनकर माहौल फिर अजीब हो जाता है। ओह, अब सबको समझ आ जाता है कि वह इतना शर्म क्यों महसूस कर रही थी। इसी दौरान दरवाजा दोबारा खुलता है। वही कप्तान अंदर आता है और कहता है, अगर सब तैयार हैं तो अब निकलने का समय हो गया है। पूरी पार्टी बिना देरी किए उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ देर बाद वे लोग आखिरकार डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। कप्तान सामने बने विशाल गुफानुमा प्रवेश द्वार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये एक 3 मंजिला डंजन है। इसके अंदर ज्यादातर अनडेड मॉन्स्टर्स रहते हैं। तुम्हारा मिशन है इसे पूरी तरह क्लियर करना और प्रमाण के साथ वापस लौटना। इतना कहकर कप्तान पीछे हट जाता है और इसी के साथ रेड शुरू हो जाती है। अंदर प्रवेश करते ही कैटल आराम से कासिन की तरफ मुड़ता है। तो कासिन, कोई प्लान है? यह सुनते ही कासिन अचानक घबरा जाता है। जी सर कैटल। लेकिन कैटल तुरंत उसे रोक देता है। अरे नहीं नहीं, सर वगैरह छोड़ो। हम सब एक टीम हैं। यहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। कासिन को थोड़ी राहत मिलती है। वह सिर हिलाता है और सामान्य होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मेरी राय में कैटल और टायरानस फ्रंट लाइन संभालेंगे। मैं ट्रैप्स और खतरे चेक करूंगा और हेड्स पीछे से सपोर्ट देंगी। कैटल प्रभावित होकर मुस्कुराता है। वाह, काफी बढ़िया फॉर्मेशन है। बाकी दोनों भी सहमति में सिर हिलाते हैं और इसी के साथ उनकी खोज शुरू हो जाती है। डंजन के अंदर घुप अंधेरा था। हेज मन ही मन सोचती है कि यह जगह जरूरत से ज्यादा डरावनी है। वहीं कासेन को कुछ अजीब लग रहा था। कोई ट्रैप नहीं, कोई अलार्म नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक वह हाथ उठाकर सबको रोक देता है। रुको! सब तुरंत रुक जाते हैं। आगे मॉन्स्टर्स हैं। वह नीचे फर्श पर बिखरी हड्डियों की तरफ इशारा करता है। ये स्केलेटन मॉन्स्टर्स के अवशेष हैं। इनके पास गए तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। कासिन के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि गार्ड्स ने झूठ बोला था। यह कोई साधारण पहचान परीक्षण नहीं था। शायद वे इस डंजन का इस्तेमाल संदिग्ध लोगों को मरवाने के लिए करते थे। कैटल ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। तो कासिन विस्तार से समझाता है। स्केलेटन अनडेड मॉन्स्टर होते हैं। इनके हाथ पैर टूट जाएं, तब भी ये चलते रहते हैं। और क्योंकि पूरा शरीर हड्डियों का होता है, इनकी डिफेंस बहुत ज्यादा होती है। वह हेज की तरफ देखता है। अपने स्पेल्स तैयार रखो। फिर टायरानस की तरफ, तुम शील्ड तैयार रखो। और आखिर में कैटल की तरफ मुड़ता है। सावधान रहना, यह डंजन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वह रणनीति समझाता है। हम इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और मौका मिलते ही इनके गले की हड्डी तोड़ेंगे। वही इनकी कमजोरी है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही पहला स्केलेटन जमीन से उठता है, कैटल आगे बढ़ता है और एक साधारण थप्पड़ मारता। बस एक थप्पड़। स्केलेटन उसी समय धूल बनकर बिखर जाता है। पूरा डंजन खामोश हो जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं और कैटल मुस्कुराते हुए कासेन से कहता है, तुम सही थे। सिर पर मारो तो ये तुरंत मर जाते हैं। कासेन की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। स्केलेटन की हड्डियां डंजन के मना से मजबूत की जाती थीं। आम तलवारबाज एक ही वार में उन्हें काट भी नहीं सकते थे, लेकिन इस आदमी ने उन्हें थप्पड़ मारकर उड़ा दिया था। अब कासेन के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सच में इंसान है? बाकी सब अभी भी धूल के ढेर को देख रहे थे, जबकि कैटल आराम से कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तीनों तुरंत उसके पीछे भागते हैं। अब उन्हें स्केलेटन से ज्यादा डर कैटल से लग रहा था। कुछ देर बाद उन्हें फिर कुछ स्केलेटन दिखाई देते हैं। इस बार तीनों सोचते हैं कि शायद अब उन्हें भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी कैटल उनसे एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं इन्हें अकेले संभाल सकता हूं? मुझे कुछ ट्राई करना है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर कासेन कंधे उचकाता है, कर लो। हेज और टायरानस भी मान जाते हैं। वे पीछे हटकर देखने लगते हैं।
जैसे ही एक स्केलेटन उठता है, कैटल उत्सुकता से उसे देखने लगता है। वाह, ये अपने शरीर को जोड़ कैसे लेता है। स्केलेटन तलवार घुमाकर हमला करता है, लेकिन कैटल 2 उंगलियों से तलवार पकड़कर उसे लकड़ी की टहनी की तरह तोड़ देता है। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? हाथ धूल बन जाता है। स्केलेटन कुछ सेकंड तक अपने गायब हाथ को देखता रहता है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या है। फिर वह दूसरे हाथ से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैटल वह हाथ भी तोड़ देता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में बेचारा स्केलेटन बिना हाथों के हवा में मुक्के मारता रह जाता है। पूरी पार्टी स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रही थी। हेस के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कासेन और टायरैनस को लग रहा था कि उनकी आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि असली बारबेरियन आखिर होता कैसा है। आखिर में कैटल स्केलेटन का सिर उखाड़कर जमीन पर फेंक देता है, फिर उसे पैर से कुचल देता है और हंसते हुए कहता है, दिलचस्प, सच में सिर के बिना नहीं चल सकता। बाकी तीनों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। कुछ देर पहले तक जो आदमी उन्हें दोस्ताना लग रहा था, इस समय वह किसी डेमन लॉर्ड से कम नहीं दिख रहा था। फिर कैटल अचानक मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। कासेन तुरंत सिर झुकाता है। कोई बात नहीं सर कैटल, आप जितना चाहें उतना समय लीजिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजा नहीं, बल्कि किसी आपदा के सामने खड़ा हो। कैटल कुछ समझ नहीं पाता। वह बस खुश होकर कहता है, तुम लोग कितने विनम्र हो। इसके बाद वे और अंदर बढ़ते हैं। काफी देर की खोजबीन के बाद वे आखिरकार दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद कासेन सुझाव देता है, मुझे लगता है थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कैटल तुरंत मान जाता है, हाँ सही कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। यह सुनकर कासेन के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि महान लॉर्ड बारबेरियन ने उसकी विनम्र प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आराम के दौरान तीनों एक कोने में बैठ जाते हैं और कैटल दूसरे कोने में। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक कैटल कहता है, मुझे डंजन के बारे में कुछ पूछना है। तीनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं। क्या? कैटल थोड़ा झिझकते हुए कहता है, असल में मुझे डंजन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हेस तुरंत बोल पड़ती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा एक महान गुण है। काताल पूछता है कि यह डंजन टेरिटरी के इतना करीब बना हुआ है, तो क्या अंदर के मॉन्स्टर्स के बाहर निकलने का कोई खतरा नहीं होता? हेयस शांति से समझाती है कि सामान्य परिस्थितियों में डंजन के मॉन्स्टर्स कभी बाहर नहीं आते। हालांकि कुछ दुर्लभ अपवाद जरूर होते हैं और ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट करके उन्हें संभाल लिया जाता है। तभी कासन बातचीत में शामिल होकर बताता है कि डंजन्स एक तरह की अज्ञात प्राकृतिक आपदा की तरह हैं। उनका रूप हमेशा अलग अलग होता है। कुछ गुफाओं की तरह दिखाई देते हैं, तो कुछ विशाल टावर्स की तरह। लेकिन एक अजीब बात यह है कि ज्यादातर डंजन्स हमेशा आबादी वाले इलाकों के पास ही प्रकट होते हैं। यह सुनकर काताल को समझ आता है कि यह डंजन यहां क्यों मौजूद है। हेयस आगे बताती है कि जब भी कोई नया डंजन प्रकट होता है, तो स्थानीय लॉर्ड पहले उसके खतरे का आकलन करता है। उसके बाद गार्ड्स या मर्सिनरीज को उसे साफ करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन कई बार उनकी तरह बाहरी लोगों की मदद भी ली जाती है। यह सब सुनने के बाद काताल को एक और बात दिलचस्प लगती है। वह पूछता है कि क्या डंजन्स कभी किसी टेरिटरी के अंदर भी प्रकट होते हैं? कासान सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, वे हमेशा एक निश्चित दूरी पर ही बनते हैं। यह सुनकर काताल का चेहरा चमक उठता है। तो क्या डंजन जीतने पर कोई रिवॉर्ड भी मिलता है? हेयस मुस्कुराकर जवाब देती है कि बिल्कुल। हर डंजन के अंतिम फ्लोर पर एक बॉस होता है। अगर कोई उसे हराने में सफल हो जाए, तो उसे शानदार इनाम मिलता है। और यह डंजन काफी बड़ा है, इसलिए इसका बॉस भी उतना ही खतरनाक होगा। यह सुनकर काताल के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ जाती है। यह तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। वह धीरे से बड़बड़ाता है। जब हेयस उससे पूछती है कि गेम से उसका क्या मतलब है, तो वह बात को टाल देता है और कहता है कि वह बस अपने आप से बात कर रहा था। फिर वह एक और सवाल पूछता है, इन डंजन्स को आखिर बनाता कौन है? यह सवाल सुनकर हेयस सचमुच हैरान रह जाती है। वह बताती है कि कोई भी उन्हें नहीं बनाता। उन्हें तो हमेशा से एक प्राकृतिक घटना माना जाता है। लेकिन काताल संतुष्ट नहीं होता। वह कहता है कि अगर यह सच है, तो फिर बहुत सी बातें समझ नहीं आती।
सबसे पहले तो यह कि डंजन्स हमेशा आबादी वाले इलाकों के पास ही क्यों दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों, मानो अंदर छिपे खजाने का लालच देकर उन्हें बुला रहे हों। और यह सब किसी प्राकृतिक घटना से ज्यादा किसी सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था जैसा लगता है। हेयस कुछ देर सोचती है, फिर मानती है कि उसकी बात में वाकई दम है, लेकिन उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। कासान भी सहमत हो जाता है। उसे भी यह सब थोड़ा संदिग्ध लगता है, लेकिन क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था, इसलिए उसने कभी सवाल नहीं उठाया। दुनिया का स्थापित सच होने के कारण उसने उसे बिना सोचे स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसके मन में अब एक अलग ही सवाल घूम रहा था। एक बारबेरियन दुनिया के स्थापित सच पर सवाल कैसे उठा सकता है? उसने तो हमेशा यही सुना था कि बारबेरियंस सिर्फ ताकतवर और दिमाग से कमजोर होते हैं, लेकिन काताल बिल्कुल भी उस छवि में फिट नहीं बैठता था। उन सबकी बातें सुनकर काताल संतुष्ट दिखता है। फिर वह पूछता है कि क्या सभी ने पर्याप्त आराम कर लिया है? जब सब हां में जवाब देते हैं, तो वह उन्हें लेकर डंजन के और भीतर बढ़ जाता है। काफी देर तक भटकने के बाद अचानक उन्हें एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई देता है। कासान तुरंत पहचान लेता है कि यह असली ट्रेजर चेस्ट है। वह समझाता है कि ऐसे चेस्ट लैबिरिंथ के विशेष रिवॉर्ड होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए पहले लॉक खोलना पड़ता है। चेस्ट को देखते ही कासान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि इतना जटिल लॉक खोलने के लिए किसी मास्टर लॉक पिकर की जरूरत होगी, और ऐसे लोग किसी साधारण डंजन में घूमते नहीं हैं। उसके हिसाब से उन्हें यह चेस्ट छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन काताल बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखता है। तो फिर इसे खोलो ना। कासान पलकें झपकाता है। काताल दोबारा कहता है, यह ट्रेजर चेस्ट है और तुम एक चोर हो, यह तो तुम्हारा काम है। अब बेचारे कासान के माथे पर पसीना बहने लगता है। असलियत यह थी कि अगर वह इतना माहिर होता तो किसी घटिया डंजन में जान जोखिम में नहीं डाल रहा होता। वह तो बस एक मामूली चोर था। थीव्स गिल्ड तक उसे गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन वह यह बात काताल को कैसे बताता? बारबेरियन उसकी तरफ इतनी उम्मीदों से देख रहा था। अगर उसने कहा कि वह लॉक नहीं खोल सकता, तो काताल की चमकती आंखें तुरंत निराशा में बदल जाएंगी, और अगर किसी बारबेरियन को निराश कर दिया तो शायद उसका हाल भी उस बेचारे स्केलेटन जैसा हो जाए। आखिरकार कासान कांपते हुए अपने लॉक पिकिंग टूल्स निकालता है। पीछे खड़ा काताल बच्चे जैसी उत्सुकता से उसे काम करते हुए देख रहा होता है। कासान पूरी ताकत से ध्यान केंद्रित करता है। उसे याद आने लगता है कि जब वह दूसरे चोरों के लिए पोर्टर का काम करता था, तब उसने कितने लॉक पिकर्स को काम करते देखा था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, अगर मैं यह लॉक नहीं खोल पाया तो मैं मर चुका हूं। उसी भयानक दबाव के बीच उसका छिपा हुआ स्किल क्राई ऑन ऑफ द सोल सक्रिय हो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। काताल को लगता है कि शायद उसने कुछ तोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल चेस्ट का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगता है। यह देखकर कासान की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हेयस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। उसने हमेशा सुना था कि केवल कुशल चोर ही ट्रेजर चेस्ट खोल सकते हैं, और अब उसने इसे अपनी आंखों से देख लिया था। उसकी नजरों में कासान अचानक एक प्रोफेशनल बन चुका था। काताल भी काफी प्रभावित दिखाई देता है। वह उसकी तारीफ करता है और अच्छे काम के लिए शाबाशी देता है। उधर कासान ऐसा दिखाता है जैसे उसने यह सब जानबूझकर किया हो, जबकि सच यह था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसने यह कैसे कर दिखाया। वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी जिंदगी अपनी पूरी क्षमता से जी रहा है, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने कभी अपनी असली क्षमता देखी ही नहीं थी, और शायद उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। जब कासान अपनी ही अस्तित्व संबंधी समस्याओं में डूबा हुआ था, तभी काताल पूछता है कि इस खजाने की कीमत कितनी होगी। हेयस चेस्ट के अंदर झांकती है और बताती है कि इसमें मौजूद सामान इतना कीमती है कि कोई साधारण परिवार पूरे 1 महीने तक आराम से जी सकता है। यह सुनकर काताल मुस्कुरा देता है। फिर वह कासान से कहता है कि वह इन कीमती चीजों का ध्यान रखे। कासान चेस्ट से सामान निकालना शुरू करता है। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में हड्डियों का एक ढेर दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहां 4 स्केलेटन मौजूद हैं। यह देखकर काताल कहता है, मैं 3 स्केलेटन संभाल लूंगा,
आखिरी वाला तुम लोग संभाल लेना। बाकी सभी इस योजना से सहमत हो जाते हैं, हालांकि मन ही मन सोच रहे होते हैं कि क्या इसे सच में लड़ाई कहा जा सकता है। जैसे ही वे हड्डियों के ढेर के करीब पहुंचते हैं, चारों स्केलेटन एक एक करके खुद को जोड़ना शुरू कर देते हैं। भयानक चीख के साथ वे पार्टी की तरफ मुड़ते हैं। सभी तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। काताल उत्साह से चिल्लाता है, आ जाओ। सबसे पहले कासन आगे बढ़ता है और स्केलेटन पर एक सटीक वार करता है, लेकिन तभी बाकी 3 स्केलेटन भी उस पर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, काताल अपनी विशाल बाहों से तीनों को पीछे से पकड़ लेता है। वह उन्हें ऐसे जकड़ लेता है जैसे बच्चे खिलौने पकड़ते हैं। फिर मुस्कुराकर कहता है, बीच में मत आओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी टीम अपने दम पर कैसे लड़ती है। उधर कासन फिर से हमला करता है और अपनी तलवार से स्केलेटन की गर्दन पर वार करता है, लेकिन वह सतह अभी भी खत्म नहीं होता। स्केलेटन पलटकर हमला करता है। इस बार टायरेनस अपनी बड़ी ढाल से वार रोक लेता है। उसी समय हेयस शैडो ऑफ कंफ्यूजन स्पेल टायरेनस की तलवार पर डालती है। टायरेनस तुरंत मौका देखकर स्केलेटन की गर्दन के पीछे जोरदार वार करता है। इस बार हड्डी में दरार पड़ जाती है। यह टीम वर्क देखकर काताल सचमुच प्रभावित हो जाता है। वह सोचता है कि पहली बार साथ आए लोगों का इतना अच्छा तालमेल होना काफी दुर्लभ बात है। इसी बीच वह भी मन सही अपनी पकड़ में फंसे तीनों स्केलेटन को आराम से कुचल देता है। तीनों तुरंत जादुई धूल में बदल जाते हैं। अब उसके पास देखने के अलावा कोई काम नहीं बचता। दूसरी तरफ कासन, हेयस और टायरेनस जब उसे हाथ बांधे खड़े देखते हैं तो उन्हें अचानक एहसास होता है कि बारबेरियन उनकी परीक्षा ले रहा है, और अगर उन्होंने कमजोरी दिखाई तो शायद उनका भी वही हाल होगा जो उन 3 स्केलेटन का हुआ था। इस डर से तीनों मिलकर बेचारे आखिरी स्केलेटन पर टूट पड़ते हैं। वह स्केलेटन अपनी दुखद किस्मत का इंतजार ही कर रहा होता है। कुछ ही देर में वह भी ढेर हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद तीनों बैठकर आराम करने लगते हैं। उधर काताल इस छोटी सी लड़ाई के आधार पर सामान्य इंसानों की ताकत का अंदाजा लगाने लगता है। उसे महसूस होता है कि मेलेना के साथ जो इंसान बर्फीले वेस्टलैंड तक पहुंचे थे, वे इन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जल्द ही वे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, स्केलेटन्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन काताल सबसे आगे चल रहा होता है, इसलिए पूरी पार्टी बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ती जाती है। असल में यह किसी डंजन जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि काताल हर खतरे को बहुत आसान बना देता था। काफी आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार डंजन की सबसे गहरी जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक विशाल सिंहासन पर डंजन का बॉस बैठा हुआ था, स्केलेटन नाइट। उसे देखते ही बाकी तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हेयस तो समझ ही नहीं पाती कि ऐसा राक्षस यहां मौजूद कैसे हो सकता है। काताल उत्सुकता से पूछता है, क्या यह बाकी स्केलेटन से अलग है? हेयस तुरंत जवाब देती है, बहुत ज्यादा। वह समझाती है कि स्केलेटन नाइट एक बेहद शक्तिशाली मॉन्स्टर है। यह एक लंबी तलवार और भारी ढाल दोनों का इस्तेमाल करता है, और उससे लड़ने के लिए कम से कम किसी एलीट नाइट के स्तर का योद्धा चाहिए। उनकी वर्तमान ताकत के हिसाब से इस लड़ाई में बचने की संभावना लगभग 0 है। यह सुनकर काताल एक और सवाल पूछता है, अगर हम इसे नहीं हरा पाए और वापस लौट गए तो? हेयस बताती है कि ऐसी स्थिति में टेरिटरी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर रिपोर्ट सही साबित हुई तो अधिकारी जल्दी ही इसे संभाल लेंगे। यह सुनकर काताल हल्की मुस्कान देता है, समझदारी वाली व्यवस्था है। इतना कहकर वह सीधे स्केलेटन नाइट की ओर चल पड़ता है। बाकी तीनों वहीं खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह करने क्या जा रहा है। जैसे ही काताल पास पहुंचता है, स्केलेटन नाइट की आंखों के गड्ढों में गहरी लाल रोशनी चमक उठती है। वह अपनी लंबी नींद से जाग चुका था। काताल यह देखकर नोटिस करता है कि यह स्केलेटन बाकी मॉन्स्टर्स की तरह हड्डियों से दोबारा नहीं जुड़ रहा, यानी यह पहले से ही पूरी तरह सक्रिय अवस्था में था। अचानक बॉस अपनी तलवार पीछे खींचता है। हेयस तुरंत समझ जाती है कि वह क्या करने वाला है। वह फौरन एक जादुई बैरियर बनाती है। अगले ही पल स्केलेटन नाइट की तलवार से एक विशाल ऊर्जा किरण निकलती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हेयस को एहसास हो जाता है कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। बैरियर टूट जाता है। अब केवल टायरेनस ही बचता है। वह अपनी पूरी ताकत से ढाल उठाकर हमला रोकने की कोशिश करता है,
हेयस हाँफने लगती है। टायरानस किसी तरह उस विनाशकारी वार को रोक लेता है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, सिर्फ एक हमला ही जादुई बैरियर और फ्रंटलाइन टैंक दोनों को लगभग खत्म कर सकता था। इसका मतलब था कि भारी कवच पहने यह बॉस बिल्कुल भी मजाक नहीं था। तभी स्केलेटन नाइट अपनी लाल चमकती आंखों से काताल को घूरता है। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन हमेशा की तरह काताल बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, न कोई डर, न कोई घबराहट। जैसे ही बॉस करीब पहुंचता है, काताल बस एक साधारण सा पंच मारता है और उसी क्षण स्केलेटन नाइट का पूरा ऊपरी शरीर हवा में उड़ जाता है। उसकी हड्डियां ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी थीं ही नहीं। वार की ताकत किसी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कम नहीं थी। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उधर काताल बस अपने हाथ झाड़ता है, फिर हल्की निराशा के साथ बड़बड़ाता है, इतनी जल्दी खत्म हो गया। मानो डंजन का सबसे खतरनाक बॉस नहीं, बल्कि कोई मामूली कीड़ा उसके सामने आया हो।